हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में सब लोग जुटे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम, जिसका शीर्षक नंबर है 1 पोषण। इससे पहले हमने इस पार्ट के 2 वीडियो दिया, जिनमें पहले वीडियो में हमने बताया आपको कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं। इन सारे प्रश्नों का हमने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया था। फिर हमने दूसरा वीडियो दिया जिसमें हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं, उनके लिए किन किन कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। फिर हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जिन कच्चे पदार्थों की जरूरत होती है तो उसकी पूर्ति के लिए अगर उसमें ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी या नहीं होगी, इसके लिए हमने कई प्रयोग दिया। अगर इन सारे वीडियो को आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए, तब समझ में आएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनली जंतुओं में पोषण के लिए पाचन की जो क्रिया है ना, वो जंतुओं में पाचन को हम लोग देखेंगे। चलिए, तो जंतुओं में पाचन की क्रिया पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास जो जंतु है ना, उसको 2 पार्टों में हमने बांट दिया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म जीव यानी एक कोशिकीय जीवों में पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी एक कोशिकीय क्या मतलब समझिए, त्यूं अमीबा है या जो भी जंतु है ना, उनमें पोषण की प्रक्रिया और पाचन की प्रक्रिया। जंतु अपना भोजन के लिए मुख्य रूप से अपने भोजन को दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, परपोषी कहते हैं। यानी कोई भी जीव जो है अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो हमेशा दूसरे द्वारा बनाए गए भोजन को ही ग्रहण करते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, परजीवी कहते हैं। और ऐसे परजीवी में 3 प्रकार के होते हैं, एक मृतजीवी, एक परजीवी और एक प्राणी सम पोषी जीव होते हैं। यानी परजीवी को हम लोग कितने भागों में बांट दिए थे, 3 भागों में। ये लोग हम लोग पीछे पढ़ लिए थे। हाँ, जो परजीवी है या परपोषी है उसको कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। अभी पढ़ेंगे हम लोग अमीबा। देखिए अमीबा का जो होता है ना, वो आकार एक जैसी नहीं होती है। इस तरह की आकार होती है या इस तरह का किसी और के भी आकार का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ऐसे इस तरह का आकार का होता है। ये अमीबा है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई अमीबा क्या है, तो अमीबा जो है प्राणी सम पोषी जीव है, प्राणी सम पोषी जीव है और अपने पोषण के लिए मूल रूप से सड़े गले चीजों पर निर्भर करती है। कोई मृत जीव जंतु है या कोई छैवान पत्तियां हैं, तो इसी पर वह अपना भोजन निर्भर करती है। तो यहां से आपसे 2 ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि अमीबा किस प्रकार के जीव है, तो प्राणी संपोषी, और दूसरा वह अपने आप भोजन किससे प्राप्त करते हैं, तो सड़े गले मृत जीव जंतुओं से। ठीक है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा रेड लाइन से कर दिया है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भाई बताइए कि अमीबा जो है अपने भोजन के लिए मूल रूप से किस पर निर्भर करते हैं, तो याद रखेंगे सड़े गले पदार्थ पर। चलिए आगे हैं, निर्भर करते हैं। इसका आकार निश्चित नहीं रहता है, ये कूटपाद की रचना से, कूटपाद की रचना के कारण ये बदलते रहता है। यानी कूटपाद क्या है तो समझिएगा, भोजन ग्रहण करने वाले प्रमुख अंग। यानी अमीबा अपना भोजन किससे करता है, तो कूटपाद से करता है, क्योंकि उसमें कोई अंग नहीं होता है। आगे देखिए हमने इस चीज को लिखा है, रेड लाइन कर दिया है। यानी कूटपाद जो है ना, वह उसका क्या है, दूसरा ऑब्जेक्टिव। अमीबा के चैप्टर से आपसे पूछेगा कि भाई कूटपाद यानी कि अमीबा किसकी सहायता से भोजन करता है, कूटपाद। तो यहां से 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। पहला कि अमीबा का भोजन क्या है, तो सड़े गले मृत पदार्थ। दूसरा है अमीबा किसकी सहायता से भोजन करता है, कूटपाद। अमीबा का आकार एक जैसा निश्चित नहीं होता, एक रंग का आपका दिखाई नहीं पड़ेगा, वह अलग अलग आकार में दिखाई पड़ता है। किसके कारण, तो कूटपाद के कारण। ठीक है, चलिए आगे हैं। अमीबा में अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है। यानी भोजन जो है ना, वह कैसे पूर्ण होती है, तो वह अंतर्ग्रहण द्वारा, फिर वह पाचन करती है और बहिष्करण करता है, भोजन ग्रहण करता है, फिर उसे पचाता है, फिर शरीर से बाहर निकालता है। 3 क्रिया द्वारा उसमें पोषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अमीबा अपना भोजन, अमीबा पोषण के लिए मुख नहीं होता है, वह भोजन उसके पास जैसे ही आता है, अमीबा कूटपाद उसके बढ़ने लगते हैं और भोजन को चारों ओर से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, और इस प्रकार भोजन रसधानी में पहुंच जाता है और वहीं से उसका भोजन क्रिया हो जाती है। यूं समझिए, इसको हम ऐसे समझा दे अपनी भाषा में, पूरे को क्लियर कर दे। जैसे देखिए एक अमीबा है, जैसे ये अमीबा है, क्लियर।
इस तरह का अमीबा। अब इसके भोजन करने के कोई मुख नहीं है इसके पास। अब वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कोई सड़ा गला चीज इसके पास में यहाँ पर नजर आ गया, इसको आ गया, तो अब क्या करेगा, जैसे ये इसका क्या हो गया समझिए, ये इसका भोजन है, ये इसका क्या है, भोजन है। अब जैसे ये कूटपाद क्या करेगा, इसमें से एगो अंक ऐसे करके निकलना शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे ये इस तरह से बढ़ेगी, ये इस तरह से बढ़ेगी कि इसको क्या कर लेगी, अपने चारों ओर भोजन को घेर लेगी। तो ये भोजन उसके चला गया, ये जगह जहां होती है उसको कहते हैं हम लोग रसधानी। क्या कहते हैं हम लोग, रसधानी। भोजन कहां पहुंच गया, अब उसके रसधानी में। अब इसका भोजन का पाचन हो गया, भोजन का पाचन हो गया, तो रसधानी में ही पाचन हो जाता है एंजाइम की सहायता से। और जब इसका पाचन हो गया तो समझिए खत्म हो गया, इसका शरीर बन गया ऐसे। फिर किसी अंग से, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, कहीं एक जगह जो है वो क्या हो जाएगी, उसका छिद्र हो जाएगी, उसका अवशेष बाहर निकल जाएगा, फिर वो छिद्र बंद हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो यहाँ चैप्टर से मूल रूप से पूछता है आपसे अमीबा में पाचन की क्रिया और कुछ ऑब्जेक्टिव बातें जो हमने आपको क्लियर कर दिया कि अमीबा में किस तरह से पाचन। फिर समझिएगा, एक राउंड और देख लेते हैं। देखिए, एक अमीबा है, इस तरह का है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा में कोई निश्चित आकार, इसका भोजन क्या है भाई, तो सड़े गले पदार्थ। अमीबा का भोजन सड़े गले पदार्थ। अब भोजन इसको आप कोई सड़ा गला पदार्थ, मृत जीव जंतु मान लीजिए ऐसे कुछ मिल गया इसको यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, इसमें से कूटपाद जो है ना, कूटपाद निकलना शुरू हो जाएगा। तो किसकी सहायता से भोजन करता है, कूटपाद की। अमीबा किसकी सहायता से, और ये ऐसे करके घेरते 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 ये कहां पहुंच जाते, इसकी रसधानी में। भोजन कहां पहुंच गया, अमीबा में पोषण कहां होता है, रसधानी में। अमीबा में पोषण कहां, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और ये आ गया, अभी पच गया, पचने की क्रिया खत्म। अब यहां से जब पूरा पच के खत्म हो गया, तो अब शेष कहीं से शरीर के एक भाग से क्या हो गया, छिद्र हो गया, और उसी से वह उसका अवशेष बाहर निकल गया, फिर छिद्र बंद। ना तो उसका कोई मुख होता है, ना ही कोई अवशेषी अंग होता है, माने अवशेष निकालने वाली अंग, जैसे मल गुद्दा जो भी है, तो वो क्या होता है, कहीं भाग में छिद्र हो जाएगा, फिर उसका अवशेष निकल गया, फिर से उसका छिद्र बंद हो जाएगा। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे अमीबा की कहानी, यहां तक किसी को डाउट? समझ गए सब आदमी? अमीबा में पोषण की क्रिया के बारे में समझने में कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-3 रहेंगे, जैसे अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा किस पर निर्भर करता है, सड़े गले मृत पदार्थ पर। अमीबा किसकी सहायता से भोजन करता है, अमीबा में पोषण क्रिया कहां पूर्ण होती है, रसधानी में। क्लियर? अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, अमीबा में पोषण की क्रिया को समझाइए। तो लिखेंगे अमीबा में पोषण की क्रिया, सड़े गले पदार्थ जब उसके शरीर के पास होती है तो उसमें कूटपाद बढ़ना शुरू हो जाती है। कूटपाद इस तरह से बढ़ती है कि उसे घेर लेती है और वो भोजन उसके रसधानी में चला जाता है। एंजाइम की सहायता से पाचन हो जाती है, और पाचन होने के बाद उसके शरीर में कहीं से छिद्र हो जाता है, वो बाहर निकल जाती है, तो उसको कहते हैं हम लोग पाचन की क्रिया संपन्न। तो कितने चरणों में हुई? 3। पहला हुआ अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण। कोई डाउट? चलिए, तो हमने देखा अमीबा में पाचन की क्रिया। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे जंतुओं में पाचन यानी मानव में पाचन की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि भाई मानव में पाचन की क्रिया कहां से शुरू होती है, पाचन की क्रिया में कौन कौन से हमारे जो आहार नाल के भाग हैं वो भाग लेते हैं, और इनमें किस तरह के एंजाइम निकलते हैं, और वह एंजाइम की क्रिया कैसे कैसे संपन्न होती है, किसका किसका पाचन होता है, किस रूप में होता है, इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। जैसे देखिए, चित्र के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये क्या हमारा मानव आहार नाल है। ये हमारा क्या है? मानव आहार नाल। आहार नाल का मतलब हुआ जिस नली से भोजन गुजरती है। जैसे हमारे बॉडी में भोजन कहां कहां से गुजरती है, तो जहां जहां से भोजन गुजरती है ना, उस सब क्या है, उसका नाल है यानी नाला है। जैसे घर में नहीं देखते हैं नाला द्वारा पानी निकलता है घर से बाहर, उसी तरह से हमारे शरीर में भोजन जो है ना एक नाली के माध्यम से पूरे बॉडी में जाता है। तो पूरे बॉडी में जब तक घूम रहा है वो समझिए वो नाला है, जहां जहां भोजन गया है सब क्या है, उसका नाला है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग आहार
नाल। अब देखिए शुरू कहां से होती है, तो याद रखिएगा ये जो देख रहा है ना, ये मुख गुहा है। ये क्या है, हमारी मुख गुहा। तब भोजन हमारी कहां से शुरू हुई, मुख गुहा से शुरू हुई। उसके बाद आगे आने के बाद ये फूड पाइप है जिसको ग्रास नली कहते हैं। अब ग्रास नली से आगे आ गई है तो इसको कहते हैं हम लोग अमाशय। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमाशय। और अमाशय के बगल में एक देख रहे हैं लाल रंग की थैली है, इसको कहते हैं हम लोग यकृत। इसके बाद आगे बगल में देखेंगे एक ऐसी संरचना है जिसको कहते हैं अग्न्याशय। फिर आगे इसको कहते हैं छोटी आंत। ये क्या हमारी छोटी आंत है। और ये जो देख रहे हैं ये बाहर बाहर हरी वाली, ये सब क्या है, बड़ी आंत है। ये हमारे क्या है, मलद्वार है। तो इस तरह से हमारे पूरे बॉडी की संरचना है। अब इन सारे चीजों को हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। अब पूरे अगर पाचन की बात करेंगे तो हमारे आहार नाल की जो लंबाई यहाँ है वह तकरीबन कितना से कितना है भाई, याद रखेंगे 8 से 10 मीटर लंबी है। पूरे आहार नाल की लंबाई की अगर बात करेंगे तो कितना भाई, 8 से 10। ये कहां से शुरू होती है, तो याद रखेंगे ये मुख गुहा से शुरू होती है और हमारे मल द्वार तक फैली हुई है। मुख से शुरू हुआ, मल द्वार तक फैला हुआ है और इसकी संरचना और इसके कार्य कई है। तो बारी बारी से सबको हम लोग अध्ययन करेंगे, गौर करेंगे। तो हमने पहले पढ़ा दिया आपको पोषण की क्रिया, फिर पौधे में पोषण की क्रिया, फिर हमने छोटे जंतुओं में पाचन की क्रिया। अब चलेंगे हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा है मुख गुहा। पहला हमारा क्या है, आपसे यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा आपसे कि पाचन की क्रिया कहां से शुरू होती है भाई, याद रखेंगे मुख गुहा से। हम लोग मुंह में पचाना शुरू करते हैं। तो पहले इसकी संरचना देख लेंगे, फिर इसका काम देख लेंगे। आहार नाल का सबसे पहला भाग जो है वह ऊपरी और निचली जबड़े से बनी होती है। देखिए आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या है, हमारा मुख गुहा है। यह ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े से बनी होती है, याद रखेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये इसमें दोनों में कौन चलता है, तो याद रखेंगे निचली जबड़ा चलती है। ऊपर जबड़ा अस्थाई होता है और निचली अस्थाई होता है। आप बोलिएगा कुछ भी करिए, खाइए पीछे, तो नीचे वाला नीचे उतरता है, ऊपर वाला अपनी जगह पर रहता है, वो नहीं उतरता है। ठीक है, समझ में आई बातें। चलिए, तो एक कौन गतिमान होता है, निचली जबड़ा। और इस गुफा को ढकने के लिए ये ओठ है। आ किए तो आ करने के बाद दोनों तरफ जबड़ा हुआ, इसके बाद बीच में गुफा है और गुफा को ढकने के लिए क्या है, ये ओठ है। क्लियर, तो ये हुआ। अब इसका काम क्या भाई, अब भोजन को ग्रहण कर रहा है। मुख गुहा का क्या काम, भोजन ग्रहण करना। चलिए इतना हो गया। अब इसी में और भाग होते हैं, एक दांत होते हैं और एक जीभ होते हैं इसी मुख गुहा के अंदर। अब इसी को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो दांत का क्या काम, तब भोजन को कुचना, भोजन को क्या करना, कुचना। ठीक है, भोजन को क्या करता है, वो पूरा कुछ काच देते हैं, नहीं काच देते हैं, क्योंकि देखिए हमको भोजन डायरेक्ट हम लोग उसको निगल नहीं सकते। तो हमारी जो दांतें हैं ना, वो उसको क्या करती है। अब यहाँ पर दो तरह की क्रियाएं होती है, एक होती है फिजिकल, एक होती है रासायनिक, भौतिक रासायनिक। भौतिक में हुआ, दांत से हम लोग उसको टुकड़ा टुकड़ा करते हैं। जैसे रोटी लेते हैं तो रोटी को डायरेक्ट निगल पाते हैं, नहीं निगल पाते हैं, तो हम उसको दांत से क्या करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा महीन महीन। तो ये जो क्रिया हो रही है, ये कौन सी क्रिया हो रही है, फिजिकल हो रही है, यानी भौतिक क्रिया हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक और रासायनिक क्रिया होती है, वो आगे देखेंगे। चलिए, तो दांत का काम समझ गए, क्या करना है भाई, पीसना, उसका कुचना हो गया। अब चलिए, दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, जो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। पहला हमारा है कृंतक, आगे के 4 ऊपर और 4 नीचे, ये कृंतक है। इसका काम है काटना। जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, काटने हैं। अब बच्चा को सबसे पहले ये कृंतक के आता है ना, 2 नीचे निकलेगा, 2 ऊपर निकलेगा, एकदम कुत्ता वाला दांत उसका, नहीं कुत्ता नहीं, उसको चूहा वाला, एकदम बड़ा शार्प रहता है, बड़ा तेज रहता है। उंगली दीजिएगा कब से नहीं काट लेता है, नहीं काट लेता है। तो वो आगे आगे जो निकल रहा है वो कृंतक है। तो हम लोग में 4 गो नीचे, 4 गो ऊपर, क्या है, कृंतक है। चलिए, उसके बाद दूसरा है रदनक, 2 खुट्टा नीचे या 2 खुट्टा ऊपर, है ना, यानी उसको कहते हैं चीरने फाड़ने वाला। अब गौर करिएगा, हम लोग शाकाहारी जंतु हैं या कोई शाकाहारी जंतु है, तो उसमें जो रदनक है ना, वो छोटा होता है। लेकिन जो मांसाहारी जंतु होते हैं जैसे शेर बाघ, उसका रदनक जो होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा होता है, क्योंकि उसको चिरने फाड़ने में। कुत्ता में देखिएगा ई 2 रहता है, आगे वाला पूरा नोकीला लंबा रहता है, देखे है ना। उसी तरह से और जंतु होते हैं, तो और जंतुओं में इस तरह से देखने को मिलता है, जो मांसाहारी में। और जो शाकाहारी होते हैं उसमें ये क्या होता है, छोटा होता है।
ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे रदनक, इसके बाद होते हैं चवर्नक और अग्रचवर्नक। टोटल हमारे पास 32 दांत होते हैं, जिसमें 20 दांत अस्थाई होते हैं अति अस्थाई और 16 अस्थाई होते हैं। यानी 20 दांत दूध के जो दांत होते हैं वो टूटने के बाद फिर से वापस आ जाते हैं। नहीं 16 नहीं होते हैं, 12 होते हैं, 20 और 12 होते हैं, सॉरी गलती बोला गया। 32 टोटल दांत होते हैं, जिसमें 20 क्या होते हैं अस्थाई होते हैं, टूटने के बाद फिर से आ जाते हैं, और 12 दांत ऐसे होते हैं जो टूटने के बाद वापस नहीं आते हैं। जैसे जो बूढ़ा आदमी हो जाता है, जब उसका दांत टूट जाता है तो फिर से वापस नहीं आता है। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, ध्यान दो, तो हम लोग पढ़ रहे थे हमारे जबड़े में कितने दांत होते हैं टोटल 32। 32 में 20 अस्थाई और 12 अस्थाई होते हैं। क्लियर। चलिए दांत की कहानी समझ गए। दांत कितने प्रकार के? 4। पहला हमारा कृंतक, दूसरा रदनक, चवर्नक, अग्रचवर्नक। किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो हमारा जीभ है ना, ये जीभ के ऊपर में ना छोटी छोटी दाने पाई जाती है, इसको कहते हैं हम लोग स्वाद कलियां। क्या कहते हैं हम लोग? इसका काम है स्वाद ग्रहण करना। जैसे आंख बांध दीजिए किसी को, उसके जीभ को कहिए निकालिए, थोड़ा सा उसको दही का रस डालिए, वो तुरंत बता देगा कि भाई ये दही है। इमली का रस डालिए, उसको बता देगा कि, देखा तो नहीं है फिर भी वो बता देता है। चीनी डालिए, वो बता देगा कि ये क्या है, चीनी है ना। शहद डालिए, वो बता देगा कि शहद है, बिना देखे हुए। क्यों? क्योंकि वह जीभ जो है ना स्वाद को क्या कर रहा है, पकड़ रहा है। तो स्वाद कैसे पकड़ता है? तो स्वाद कलियां की सहायता से। तो आपसे अगर पूछे कोई कि जीभ के ऊपर छोटे छोटे अंकुर होते हैं, दाने होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो स्वाद कलियां कहते हैं। कोई दिक्कत? तो हम लोग पढ़ रहे थे मुख गुहा की छोटी सी कहानी। मुख गुहा का संरचना याद रखेंगे। मुख गुहा एक गुफा जैसी संरचना, जिसमें निचले जबड़े और ऊपरे जबड़े होते हैं। जबड़े में जो दांत लगी होती है और वह जीभ है, ओठ है, इस सम्मूर क्या कहलाता है? मुख गुहा। हो गया। अब इसका काम क्या है? तब भोजन को ग्रहण करना। दूसरा दांत का क्या काम है भाई? तो उसे पीसना, काटना, छोटे छोटे टुकड़े में बदलना। फिर जीभ का क्या काम है? तो स्वाद लेना। यहां तक समझ गए? ये था फिजिकल काम। अब चलते हैं थोड़ा सा रासायनिक काम देखते हैं। अब देखिए हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो मुख गुहा होती है ना, मुख गुहा में याद रखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं मुख गुहा, ये जो देख रहे हैं ये लार ग्रंथि है। क्या हमारी? लार ग्रंथि है। ठीक है। इसी लार ग्रंथि से एक रस निकलती है, जिसको जाओ मक्खियों ने बड़ा तंग करता है। लेकिन चलिए भाई ध्यान देंगे। तो दांत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। दांत जो है ना, सबसे देखिए, गौर करके देखिएगा आप लोग कि हम लोग दिन भर अगर बोलते रहते हैं तो दांत गंदा नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। लेकिन रात में हम लोग सो जाते हैं तो दांत के ऊपर में एक परत जम जाता है, देखिएगा दांत गंदा हो जाता है। क्या आप पूरे बॉडी में सबसे सुंदर दांते चमचम करता है कि नहीं? ये दांत के ऊपर का जो भाग है ना, उसको कहते हैं हम लोग एनामेल। याद रखिएगा, दांत के सबसे ऊपर का भाग क्या है? एनामेल है, और वह सबसे कठोर होता है। पूरे मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ दांत का इनामेल। याद रखेंगे, ये चमकदार होती है, ये कठोर। अब उसको आप लोग ना अम्लीय क्षारीय चीज ग्रहण करेंगे तो धीरे धीरे ना पूरा दांत क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा, पीला हो जाएगा। किसी किसी को देखिएगा पूरा दांत ने एकदम पीला हो रहता है, किसी किसी को देखिएगा पूरा काला हो रहता है पान खाते हुए। इसका मतलब है वह ज्यादा अम्लीय या ज्यादा क्षारीय ग्रहण कर लिया है, जिसके कारण उसका दांत इस तरह से हो गया है। लेकिन दांत सामान्यतः बहुत चमकीला होता है, कठोर होता है। ठीक है। तो दांत की कहानी समझ गए। अब जीभ का कहानी। तो जीभ का काम था भाई पहला तो स्वाद लेना, और दूसरा हमारा जो भोजन को मिलाना है कि नहीं। देखिए हम लोग भोज खाने जाते हैं या घर में ही खाना खाते हैं, तो हम लोग बारी बारी से पहले चावल दाल खाते हैं, फिर थोड़ा सा सब्जी खाते हैं, पापड़ तिलौड़ी है तो उसमें डालते हैं। तो सबको मिलाने का काम कौन करता है? जीहवा करता है। उसको ऊपर नीचे तौर ऊपर करके मिला देता है, पूरा मिक्सर मशीन की तरह। हाँ, मसाला की तरह घटल वो ना होता है, उसमें मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या किया? उसको अंदर खींच लेता है। जीभे का काम है अंदर खींचना। अगर जीभ नहीं रहेगा ना तो अंदर नहीं जाएगा। तो जीभ का क्या काम है भाई?
अंदर की ओर धक्का देना कि अब हो गया, मिलाल हो गया, अब इसको नीचे भेज दो। ठीक है, तब मुंह जीभ का काम समझ गए ना। पहला स्वाद लेना, दूसरा भोजन को मिलाना, और तीसरा है उसको अंदर की ओर भेजना। चलिए अब चलते हैं हम लोग। हमारे शरीर में लार ग्रंथियां हैं, याद रखेंगे। हमारी जो ये देख रहे हैं ना ग्लैंड, यहीं पर बगल में 3 गो ग्रंथि होती है, इसको कहते हैं लार ग्रंथि। इसका क्या काम है समझिएगा। अब यहां से रस निकलेगा, बारी बारी से हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला हमारी है, हमारे भोजन में जो मनुष्य के जो 3 जोड़ी लार ग्रंथि है। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां? 3। सेब्डिबुलर, सेबलिंगुअल और पैराटीड, 3 तरह की लार ग्रंथियां। पहला है सेब्डिबुलर, सेबलिंगुअल और पैराटीड। कोई दिक्कत? पूछे आपसे मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां? 3 जोड़ी। कितनी? 3 जोड़ी। कौन कौन? सेब्डिबुलर, सेबलिंगुअल और पैराटीड। कोई दिक्कत? इसका क्या काम है? तो जैसे ही हम लोग भोजन करते हैं ना, तब भोजन जैसे हमारे नाक और मुंह के सामने पहुंचता है, तो उसकी सुगंध से ना हमारे मुंह में लार आना शुरू हो जाता है। कोई दिक्कत? तब मुंह में लार गया, तब भोजन को पहले तो वो गीला करता है। भोजन को क्या करता है भाई? गीला करता है। नहीं, अगर लार नहीं आए तो गीला नहीं होगा। तो गीला नहीं होगा तो निगटने में या घोटने में हमको क्या होगी? कठिनाई होगी। तो इसीलिए भोजन को गीला करने में एक मदद करती है कौन? हमारी लार ग्रंथि। ये हमारे मुंह में जो पानियां आता रहता है ना, किसके कारण? जैसे अचार का, रसगुल्ला का, ये सब का सुगंध आ जाए, बगल में नजर आ जाए, तो थोड़ा सा मुंह में आ जाता है, चपचपा जाता है, नहीं चपचपा जाता। ये किसके कारण आया भाई? लार ग्रंथि। सबको आता है, ऐसी बात नहीं है। एक आदमी यानी एक मनुष्य एक दिन में कम से कम 1 से 1.5 लीटर लार निकालता है। कितना उसके शरीर से निकलता है? 1 से 1.5 लीटर लार निकलता है। क्या? और वो लार जो है ना हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी भी है। वो सबको निकलता है, निकलना भी जरूरी है, वो हमारे लिए जरूरी भी है। अब कैसे समझिए। सबसे पहले लार ग्रंथि में एक प्रकार का रसायन पाया जाता है, और वो रसायन छोटे छोटे जीवाणुओं को मारने में क्या करती है? मदद करती है। समझिए ईश्वरीय देन। जैसे देखिएगा हम लोग मजदूर लोग, किसान लोग जो है, वो जाता है, कहिएगा प्रसादी है, हाँ ला बस ले लिया, घप से मार देता है। और हाथ में धोया हुआ भी नहीं, जीवाणु विषाणु था, सब कहाँ फंका गया उसके। तो वो कैसे भाई? जीवाणु जाएगा तो बीमारी ना हो जाएगी। तो ईश्वर ने देखा कि भाई इसको पहले ही हम व्यवस्था कर देते हैं, तो उसका मुंह में लार धैले रहता है। जब ये जीवाणु विषाणु गया, उसको क्या कर दिया? वो मार दिया, है ना। मारने का काम वो लार करता है, समझ रहे ना। चलिए, वही अगर रात में हम लोग मुंह बंद कर देते हैं, तो लार का जो है ना संग्रह, मतलब वो क्या होता है, मुंह में आकर के टपकने लगता है, रहने लगता है, जिसके कारण पूरा गंदा हो जाता है। कितना आपको देखिए, बहुत टपकता है बच्चा में, बच्चा सियाना में नहीं होता टपक, बच्चा को ज्यादा टपकता है किसी किसी में। तो उसकी माँ क्या करती है, वो गर्दन पर एगो बांध ले रहती है कपड़ा, जो अपना जो शरीर वाला कपड़ा है उस पर ज्यादा नहीं गिरे, नहीं वो दुपट्टा ऐसे करके चाहे एगो कपड़ा रुमाल और बांध देती है, और चुएगा तो नीचे अपना वहीं पर चप करते रहेगा। हाँ होता है। आप बच्चा में थोड़ी देखे होंगे, आपकी मम्मी लगाई होगी। बहुत आदमी को बच्चा चूता है, नहीं जाता है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि लार, तो लार का काम समझ गए कि पहला तो हमारे जीवाणु विषाणु को मारने का काम। अब इसके अलावे इसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो हमारे भोजन के पाचन में मदद करता है। तो समझिए, याद रखिएगा, भोजन में कितने पोषक तत्व होते हैं भाई? भोजन में 5 गो होता है। एक होता है प्रोटीन, एक होता है वसा, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है खनिज लवण, और एक होता है प्रोटीन वसा, और एक विटामिन। खनिज लवण में भी जल रख सकते हैं आप, जल। देखिए, ये दूगों का पाचन नहीं होता। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर में ना ये दोनों का पाचन नहीं होता, याद रखिएगा। इसका सीधे अवशोषण होता है। जैसे हमारे बॉडी में वो गया ना, तो हमारी कोशिकाएं जो है ना उसको क्या कर लेती है? सोख लेती है, खींच लेती है डायरेक्ट। उसको पचाने की जरूरत नहीं है, विटामिन को पचाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हमारे खनिज लवण और जल को पचाने की जरूरत, उसके पचाने के लिए कोई एंजाइम नहीं है, वो डायरेक्ट अवशोषण होता है। पाचन किसका होता है? तो याद रखिएगा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? शर्करा। ठीक है। तो पाचन हमारे भोजन में किस चीज का होता है? मात्र 3 गो का। कौन कौन? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। किसका किसका नहीं होता है? तो जल का, खनिज लवण और विटामिन का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है, डायरेक्ट वो अवशोषित कर लिया। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए,
अब देखिए लार ग्रंथि से दूगो निकलता है एंजाइम, एगो टाइलिन और एक इमाइलेज। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि लार ग्रंथि से या टाइलिन का स्राव कहां से होता है, तो लार ग्रंथि से। टाइलिन कहां स्रावित होता है, लार, या लार ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन, तो याद रखेंगे टाइलिन। देखिए टाइलिन का काम है जो स्टार्च है, स्टार्च मैंने अभी पढ़े कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को ना माल्टोज में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, वो माल्टोज में, ठीक है। उसी तरह से इमाइलेज जो है स्टार्च को शर्करा या माल्टोज में बदल देता है। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे शरीर में स्टार्च का पाचन कहां शुरू हो जाती है, मुख में ही शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से हो जाता है, मुख में। यानी चाहे वो टाइलिन एंजाइम हो या इमाइलेज है, दोनों स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को पाचन कहां कर देता है, मुख में शुरू कर देता है, और उसको किस में बदल देता है, माल्टोज या शर्करा। शर्करा माने यानी कि चीनी। जैसे आप रोटी को ज्यादा देर खाइए या कोई भी अनाज को ज्यादा देर चबाइए मुख में, तो वह कैसा लगेगा आपको, मीठा लगेगा। आप रोटी ले लीजिए या चावल ले लीजिए और उसको मुख में रखिए, थोड़ा देर चबाइए उसको, थोड़ा देर जब मुख में चबाइएगा ना तो धीरे धीरे आपको कैसा महसूस होगा, मीठापन महसूस होगा। गौर करके देखिएगा, वो क्या हो गया कि वो जो कार्बोहाइड्रेट था वह किस में बदल गया है, माल्टोज फ्रुक्टोज में बदल गया है, जिसके कारण वह कैसा महसूस होने लगा है, मीठा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसको रखते हैं, फटाफट अंदर भेज देते हैं, ज्यादा समय तो मुख में रखते नहीं है। नहीं, चलिए आ जाइए किताब। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक किसका है पाचन, मुख गुहा, फिर हमने पढ़ा किसका, लार ग्रंथि। मुख गुहा के बाद कहां गए हम लोग, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कितने, कौन कौन, सेब्डिबुलर, सेबलिंगुअल, पैराटी, हो गया। फिर हमने बताया लार ग्रंथि से जो लार रस निकलती है उसका क्या काम, तो पहला है तो जीवाणु विषाणु को मारने का काम। इसके बाद उसमें दो एंजाइम होती है, टाइलिन और एक इमाइलेज, या स्टार्च को माल्टोज में, स्टार्च को शर्करा या माल्टोज में बदलने का काम करती है। यहां तक किसी को दिक्कत, चलिए अब भोजन यहां से मुख से अब उसको भेज दिया है फूड पाइप में। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग, उसको कहते हैं ग्रसनी या ग्रास नली। याद रखिएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रसनी या ग्रास नली। जैसे देखिए हमने चित्र में बताया था आपको, चित्र की ओर चलते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जो देख रहा है ना, ये क्या हमारी है, ग्रसनी है। ये क्या हमारी, ग्रसनी। अब यहां पर एक चीज गौर करने की होती है कि ये डायरेक्ट भोजन को ना नीचे नहीं उतारता है, ये हमारे भोजन को डायरेक्ट नीचे नहीं उतारता है, बड़ा धीरे धीरे उतारता है। देखिए अगर एकाएक अगर उतारेगा ना तो हमारी आमाशय में ना चोट लग जाएगी। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, हरहरा के केवल पानी पी लीजिएगा ना तो पेट दर्द होने लगता है। गौर करके देखिएगा, एक बार प्यास लगल है और धरधरा के केवल लिए लोटा गट 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 मारते चल गए, तो क्या होगा कि आपके ना थोड़ी समय के लिए ना पेट में हलचल होने लगेगी, दर्द होने लगेगी। वह किसके कारण हुआ है, अमाशय के लिए। लेकिन अमाशय क्या करता है, कहता है कि नहीं ऐसे नहीं हम तुमको भेजेंगे डायरेक्ट, थोड़ा सा धीरे धीरे ले चलेंगे। जैसे हम लोग भोजन दिए तो पहले गीला रहता है, किसके कारण, लार के कारण। किसके कारण, अब भोजन ना उसको बना लेता है बोलस, मुंह में हमारा क्या बन जाता है, वो बोलस बन जाता है, गोला। जैसे हम लोग रोटी लिए, चावल लिए, दाल लिए, जो भी लिए, उसको खाने के बाद वो धीरे धीरे मुंह में क्या बन जाता है, बोलस, यानी लॉयसन के बन जाता है, ऐसन गोला बन जाता है, चिवा चिवा के गोला बन गया। इसमें लार लगल रहता है तो लार के कारण वो फिसलन वाला रहता है, तो फिसलन हो गया। अब चलिए हमारे भोजन में आइए ग्रास नली में। ये ग्रास नली है ना, ऐसे है ना, तो ये ग्रास नली जब चलती है ना तो यहाँ पर दूगो छिद्र रहता है। एक रहता है, याद रखिएगा, इसको कहते हैं हम लोग कंठ द्वार, कंठ द्वार। इसको कहते हैं हम लोग निगल द्वार, निगल द्वार। याद रखेंगे, निगल द्वार और कंठ द्वार। आपसे पूछेगा ग्रास नली में दो छिद्र होते हैं, कौन कौन, निगल द्वार और कंठ द्वार। क्योंकि देखिए हमारा यहाँ से देखिए ऐसे नाक भी आया है और नाक वाला रास्ता भी ऐसे करके यहाँ पर आकर के कनेक्ट हो गया है, और सांस वाला भी, मुंह वाला भी गया है ऐसे करके यहाँ कनेक्ट हो गया। नहीं, कभी कभी देखिएगा हम लोग खा रहे हैं मुंह से, एक मारते हैं, खांसते हैं या सरकते हैं कि चावल नाक माहे निकलता है भड़क से, देखे है ना, तो ये मुंह वाला चावल कहाँ चल गया, नहीं, या नाक में रहता है भरल पूरा, ना करते हैं कि चल जाता है डायरेक्ट मुंह में, नहीं चल जाता है। नाक वाला कहाँ चल जाता है, मुंह में जाता है कि नहीं जाता है भाई। तो दोनों का कनेक्शन एकदम एक है, यहाँ पर आके सब कनेक्शन जुड़ गया है, यहाँ पर आकर के भी दूगो कनेक्शन हो गया, दूगो छिद्र हो गया, एगो ग्रास नली वाला, एगो
कंठ नली वाला। कोई दिक्कत? तो हमारे ग्रास नली में कितने छिद्र? 2। कौन कौन? निगल द्वार और कंठ द्वार। ठीक है, लेकिन एक और करने की चीज है, जो हम लोग भोजन जो लेते हैं ना, ये हमारी कंठ द्वार में नहीं जाए, कंठ द्वार में ना जाए, तो यहाँ पर आता है वो इतनी छोटी बड़ी चमड़े की, समझिए एक तरह से उसको कहते हैं ईपीग्लोटिस। ईपीग्लोटिस, ईपीग्लोटिस उसको ढकते रहता है। किसको? कंठ नली को। कंठ नली को जैसे हम लोग कुछ निकलेंगे ना तो जल्दी से ना आके ढक देता है, ए आ रहा है कोनो, ढक दिया, भोजन नीचे उतर जाएगा तो वो खोल देगा रास्ता को। हाँ अब जाओ, हवा आओ हवा जाओ, हवा आओ हवा जाओ। और जैसे पानी पीने लगेंगे, कुछ खाने लगेंगे, तो वो क्या करेगा, आकर के एपिग्लोटिस ढक देगा, नहीं ढक देगा। तो अब भोजन नीचे डायरेक्ट चला आया, ये ग्रास नली से ऐसे आया, ऐसे चला आया। और नहीं तो अगर रास्ता गड़बड़ा जाएगा, ये खुलल रहेगा, तो भोजन कभी कभी भाग जाता है, ये रास्ता में चला जाता है। और जैसे वो रास्ता में जाएगा, है कि नहीं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हिचकी होना शुरू हो जाता है। क्योंकि कब होता है? जब धरधरा के खाइएगा तब। क्योंकि जब तक ये बंद करता है तब तक हम धक्का मार देते हैं, जाओ नीचे, तो ये गड़बड़ा जाता है। ये बंदो नहीं करता है तब तक भोजन आ गया, तो हमारा भोजन कहाँ चल गया? कंठ द्वार में। आ कंठ द्वार में चल गया तो हमको हिचकी आएगी, बार बार हिचकी आएगी। यानी कह रहा है उधर से, कंठ वाला कह रहा है, ये रास्ता भुतला गया, तू लोग जाओ बाहर। धक्का मारता है, नहीं धक्का मारते मारते नहीं होता है, तो पानी पीते हैं कि फुचुक से मार के भगा देता है, उलबुला के फेंक देता है उन्हें, तो ये रास्ता में चल आता है, फिर अपना चला गया, एकदम आराम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी हम लोग सड़क जाते हैं, देखिए ना गौर करके, तक सड़कते कहाँ है भाई? लोग कहता है कि ना दूसरा कोई याद आप कर रहे थे इसीलिए, नहीं, कोई आपको याद कर रहा है, ऐसे कर रहा है कि आपको कोई याद कर रहा है। आपको कोई याद नहीं कर रहा था, आप किसी को याद कर रहे थे, उल्टा हो जाता है। देखिए आप सड़कते हैं तो लोग क्या कहता है कि लगता है आपको कोई याद कर रहा है। अरे वो याद नहीं कर रहा था, हम उसको याद कर रहे थे इसीलिए। देखिए जैसे हम खा रहे हैं तो माइंड का कंसर्न रहता है पूरे बॉडी में कि कैसे कैसे काम करना है कि नहीं, लेकिन हम खाते समय किसी को याद कर रहे थे, तो हमारा माइंड चल गया उधर, आज तब तक इधर हम भोजन को क्या कर दिए, भेज दिए। माइंड है उधर में, उसका सोच में व्यस्त है, अब भोजन गया पेट में, तो रास्ता में जो हो गया वो गड़बड़ी, नहीं तो माइंड तो उसको कंट्रोल किया नहीं, उसी में हो गया एकाएक क्या हो गया, हम लोग सड़क गए। यानी भोजन जाना था ग्रास नली में, ग्रास नली में नहीं जाकर के उल्टा ऊपर मुंह चढ़ गया। यहाँ पर कनेक्शन है ना दोनों का जी, नाकों का कनेक्शन है और मुंहों का कनेक्शन। तब भोजन जाना था कहाँ? नीचे मुंह। अब नीचे मुंह नहीं जाएगा, नीचे मुंह नहीं जाएगा, वो भोजन कहाँ चल जाएगा? ऊपर मुंह भाग जाएगा उल्टा, क्योंकि माइंड तो हमारा कहाँ था? व्यस्त था। तब भोजन चल गया ऊपर मुंह, तो चल गया नाक में, मुंह में, कपार में, तो हम लोग सड़क गए। तो हमको कहा कि भाई आपको कोई याद कर रहा है, अरे हम कहाँ याद कर रहा था, हम उसको याद कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी याद रखेंगे, हम याद करते हैं इसीलिए हम सड़कते हैं। तो चलिए हम लोग भोजन पर रहे थे कहाँ? ग्रास नली में चल रहे थे, नहीं चलिए, तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि हमारी भोजन नल, जो हमारा भोजन है, मुख गुहा से कहाँ पहुंच रही है? अब ग्रास नली में। ये हमारा क्या है भाई? ग्रास नली, इसको कहते हैं फूड पाइप, और यहाँ से हमारा कंठ द्वार। यहाँ जाना नहीं है, अब उसको नीचे आए। अब नीचे एकाएक अगर उतरेगा ना भाई, तो हमारी अमाशय को चोट लगेगी। तो अब वहां पर ना नीचे एकाएक नहीं उतरती, वो धीरे धीरे उतरती है। कैसे उतरती है? धीरे धीरे। धीरे धीरे का मतलब समझिए ऐसे, ये प्लास्टिक का पाइप है, बिल्कुल ही सट्टल रहता है, एकदम चिपकल रहता है, एकदम पूरा चिपकल रहता है। एक खुलल रहेगा, ऐसे पूरा पाइप रहेगा, धर धर बोल, तब ना एक बार ऊपर से गिर जाएगा, धर से गिर जाएगा। लेकिन वो सट्टल रहेगा, तो धीरे धीरे ऊपर से दबते जाएगा, नीचे उतरते जाएगा, नीचे उतरते, नीचे मुंह फैलते जाएगा, फिर धीरे आएगा नीचे, फिर ऐसे करके, जैसे समझिए ऐसे। ये हमारा क्या है? पाइप है ना। अब भोजन आया यहाँ पर, तब भोजन इतना बड़का है, तो ये मुंह फैल जाएगा, इतना बड़का हो गया। फिर ये आगे सिकुड़ल है, ऊपर सिकुड़ल है, ये धीरे धीरे भोजन निकल नीचे आएगा, तो ये फैलते जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? सिकुड़ते जाएगा। फिर नीचे आएगा तो यहाँ भोजन आ गया, तो यहाँ ये फैल गया, और ऊपर वाला फिर क्या हो गया? सिकुड़ गया। माने नीचे वाला फिर सिकुड़ले है, अब भोजन नीचे आ रहा है। देखे ना, जैसे सांप जो मेढक को खा लेता है, तो देखिएगा ओकर जो है, ओकर देखिएगा मुंह आ रहेगा सिकुड़ल, अब पेट रहेगा निकला, फिर धीरे धीरे उड़ा, धीरे धीरे नीचे लेते जाएगा, नीचे लेते जाएगा, पूरा बेंग जगह फूलते जाएगा वो, और ऊपर का पिछल का दोनों सिकुड़ल रहेगा। वैसे ही हमारा इस ग्रास नली में हो, उसको कहते हैं हम लोग कर्मा कुंचन। याद रखिएगा, कौन विधि कहते हैं उसको? कर्मा कुंचन। कर्मा कुंचन का मतलब धीरे धीरे फैलना, धीरे धीरे सिकुड़ना।
धीरे धीरे फैलना, धीरे धीरे सिकुड़ना। याद रखेंगे हमारी ग्रास नली में भोजन कैसे चलती है? कर्मा कुंचन। कौन विधि से? कर्मा कुंचन का मतलब धीरे धीरे फैलना, धीरे धीरे सिकुड़ना। हो गया क्लियर? चलिए, एक का कोनो काम ना है, एक का काम है खाली मुख गुहा से भोजन को हमारी ग्रास नली में पहुंचाना। चलिए, अब हमारा भोजन जो है ना मेरे भाई, अब कहां आ गया? तो देखो इस चित्र पर आ जाओ फिर से। अब भोजन इस ग्रास नली से ये आ गया है अमाशय। ये क्या है हमारी भाई? अमाशय। इसमें भोजन ना 6 से 8 घंटा रहता है भाई। कितना रहता है? 6 से 8 घंटा। अब तुम जैसा भोजन करोगे वैसे तुम्हारे शरीर में वो रहेगा। अगर गरिष्ठ भोजन करते हो, मान लो जैसे कोई भुंजा उजा खा लेते हो, मक्की की रोटी, गेहूं की रोटी खाते हो, तो वो तुम्हारे शरीर में 6 से 8 घंटा रहता है। क्लियर? लेकिन अगर वही तुम खिचड़ी खा लो, है कि नहीं, या हल्का सुपाच्य चीज खा लो, तो तुरंत पच जाएगा। आधे रात में भूख लग जाएगा। अब लड़कियां आधा रात में उठ के जाती है, ढन मनाती है बर्तन उर्तन को कि भाई कहाँ गया। हाँ, इसका मतलब हमारी कुमकुम न ज्यादा, इसका मतलब ऊपर ध्यान देती है कि नहीं। खिचड़ी खाएगी, आज शनिवार है तो खिचड़ी खाएगी, और खाएगी तब फिर जो है ना आधा रात में खोजने जाएगी कि बच्चल उचल है कि नहीं है, ढनमना अनुमना के चलाएगी। चलिए आइए किताब की ओर। अब चलेंगे हम लोग। हेलो हेलो हेलो, शांति शांति। चलिए बाजी, तो हमारा अमाशय, ये क्या हमारा अमाशय? समझिएगा, जिस व्यक्ति का अमाशय का मतलब समझिए वो नादी, अमाशय का मतलब नादी, जेकर नादी लम्हर वो उतना आदमी वो ज्यादा डोज लेगा, और जेकर नादी छोट रहेगा वो आदमी का जो है डोज कम रहेगा। अब समझिए, अब चुपिएगा। अब चलिए, जो पतला दुबला आदमी होता है ना ओकर नादी लम्हर होता है, ठीक है। आज जो थनी मोटा डांटा रहेगा उसका नादी, क्योंकि उसमें ना चर्बी भर जाता है, तो चर्बी भर जाएगा तो कैसे होगा? शांति। चलिए, बिल्कुल मुंह बंद। अब चलेंगे, इस पर हम लोग आगे पढ़ेंगे, सुनिएगा। तो अमाशय समझ गए कि उदर गुहा में एक थैली जैसी संरचना होती है, उदर गुहा में थैली नुमा संरचना होती है। ये बाईं ओर उधर गुहा में पाई जाती है। किधर पाई जाती है? इसके 3 भाग होते हैं, याद रखेंगे। कार्डियक, ठीक है, इसका कौन भाग होता है? कार्डियक, पाइलोरिक तथा फुंडिक। आपसे पूछे अमाशय के कितने भाग? 3। कौन कौन? कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक। कौन कौन भाग? कार्डिक, पाइलोरिक और फुंडिक। इसकी कोशिका के अंदर ना धसे हुए, माने जैसे अमाशय है ना, ऐसे देखिए, समझिए ऐसे, ये हमारा क्या ऐसे आया है, ऐसे, ये हमारा क्या भाई? अमाशय है। इसके अंदर में ना ऐसे करके धसा हुआ कुछ संरचना होती है, इसको कहते हैं हम लोग जठर ग्रंथि। याद रखेंगे, क्या बोलते हैं हम लोग? जठर ग्रंथि। तो पहले तो हमने अमाशय के बारे में बताया कि हमारे उदर गुहा में यानी पेट में बाईं ओर एक थैली नुमा संरचना होती है जिसे कहते हैं हम लोग अमाशय, ठीक है। अमाशय के कुल 3 भाग होते हैं। पहला होता है कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक। और एक अमाशय की दीवार से अनेक कोशिकाएं चिपकी होती है जिसको कहते हैं हम लोग जठर ग्रंथि। हो गया। अब इसका क्या क्या काम है भाई, अमाशय का क्या काम है, ये सब आगे हम लोग देखेंगे। ना पढ़ लिए, अब इसके काम देखेंगे। सुनिएगा बुआ जी, देखिए अमाशय में ना हमारे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। सुनिएगा, अमाशय में कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? 2। पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। याद रखेंगे, हमारे पूछेगा आपसे कि हमारे उदर गुहा में जो यानी कि उसको अमाशय कहते हैं, अमाशय का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखेंगे 1 से 3। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन? हमारी उदर गुहा यानी कि पेट का पीएच मान कितना होता है भाई? 1 से 3। हो गया। इसमें किसके कारण? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। किसके कारण? अब एकरा का काम है भाई? तो एकरा काम है पहला नंबर कि जो हमारे साथ शरीर में बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु भोजन में गया है ओकरा पूरा सरा गला के खत्म कर जाए, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पूरा एकदम एसिड है, एसिड ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो वो जाएगा तो उसको क्या करेगा? वो कोई कीड़ा पतंगी, कीड़ा मकोड़ा अगर आप खा भी गए हैं, बच्चा लोग पकड़ के उसको खा भी जाता है,
तो उसको कुछ नहीं होता है। इसका मेन कारण है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको ना क्या कर दिया, पूरा सरा गला दिया, पचा दिया बिल्कुल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम समझ गए ना कि हमारे शरीर में भोजन के साथ जो बैक्टीरिया है या जीवाणु विषाणु जो भी गया है उसको क्या कर दिया वो, चलिए याद रखेंगे। दूसरा है, और दूसरा हमारा पेप्सिन, यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, याद रखेंगे। देखिए सब कुछ पॉय पॉय से है। पेप्सिन का क्या काम, तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, प्रोटीन को किस में बदलता है। और तीसरा हमारा है रेनिन, 3 गो रहता है रेनिन। तो देखिए ये एंजाइम पचाने में मदद नहीं करता है, एंजाइम दुइये हुआ पेप्सिन और रेनिन। ये एक प्रकार का एंजाइम है लेकिन किसके लिए, पचाने में नहीं, कीटाणु विषाणु को मारने में। पचाने में पेप्सिन और दूसरा कौन, रेनिन। यह दूध में घुलनशील केसिन को कैल्शियम आयन में बदल देता है, किस में बदल देता है, चलिए। यानी कि रेनिन का काम क्या भाई, तो केसिन को पचाना। किसको पचाना, आपसे पूछेगा कि दूध में उपस्थित केसिन को पचाने में कौन मदद करते हैं हमारे, रेनिन। या रेनिन किसको पचाता है, दूध में घुलनशील केसिन को याद रखेंगे, या दूध भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो हमारे अमाशय में कितने प्रकार के अम्ल हो गया, कुल मिलाकर के 3। एक वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पचाने में कोई मदद नहीं। दूसरा हमारा है पेप्सिन और दूसरा हमारा है रेनिन। किसी को दिक्कत, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे शरीर यानी मादा शरीर में जो बच्चा होता है ना वो उधर गुहा में नहीं होता है, पेट में नहीं होता है, याद रखेंगे। कभी कभी आप सुनते होंगे कि पेट में बच्चा थोड़ा ही रहता है भाई, वो फैलोपियन नलिका में रहती है और यूट्रस में रहती है। अगर पेट में रहेगा यानी उधर गुहा में रहेगा तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो पूरा छाये कर देगा, पूरा नहीं कर देगा, नहीं तो मार देगा। इसलिए वो पहले बनता है फैलोपियन नलिका में, वो हम लोग जनन चैप्टर में क्लियर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आगे की ओर चलते हैं। चलिए तो हमारा अमाशय क्लियर हो गया। अब आगे हमारा है दूसरा यकृत। यकृत याद रखेंगे, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि। अब यहां से भोजन जो अमाशय जो है ना बुआ, अमाशय से भोजन पच गया, उसमें रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्लीय रहता है। तो यकृत का कोनो काम नहीं है भाई, यकृत का कोई काम नहीं, पचाने में वो मदद नहीं करता है। अब भोजन यकृत में जाता भी नहीं है, याद रखिएगा। तो जाता कहां, तो सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, आ जाए एक चित्र की तरफ। देखिए सुनिएगा, जैसे हमारा भोजन ग्रास नली से कहा भाई आया, अमाशय में। अमाशय से आएगा वो छोटकी आंत में, जो देख रहे हैं लाल 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 वाला छोटकी आंत, लिखल भी है छोटी आंत, देख रहे हैं ना, इसमें आता है भोजन। तो इसका क्या काम, तो इसका काम देखिए क्या कहता है। और ये अग्न्याशय का क्या काम सुनिएगा। भोजन रहता है अम्लीय, अमाशय से भोजन निकला है वो कैसा है, अम्लीय है। लेकिन छोटी आंत कहता है ना, हम अम्लीय भोजन नहीं लेंगे। हम छोटी आंत कहता है कि हम अम्लीय भोजन नहीं लेंगे, तुम हमको क्षारीय करके दोगे तभी हम ग्रहण करेंगे, नहीं तो भोजन को हम अपने अंदर आने नहीं देंगे। समझ रहे ना, ये छोटी आंत क्या कह रहा है कि जब तुम उसको क्षारीय बना को दोगे तभी लेंगे। अमाशय उसको क्या दे रहा है, अम्लीय। तो कहता है चिंता मत करो, ये कहता है यकृत, और अग्न्याशय कहता है कि हम उसको क्षारीय कर देंगे। तो इधर से यकृत, इधर से अग्न्याशय अपना थोड़ा थोड़ा रस जो है उसको दे देता है, किसको, भोजन में। भोजन को कहता है कि तू जाओ, हम इधर से देते जाते हैं। और वो अपना थोड़ा थोड़ा रस मिला दिया, तो भोजन अम्लीय था ना, अब कैसा बन गया, क्षारीय। कैसा बन गया, तब गया है छोटी आंत में। तो यकृत का काम क्या है, केवल उसको क्षारीय बनाना। चलते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी, क्या पढ़ रहे थे कि हमारे जो यकृत है, यकृत का हमारा क्या काम, सुनिएगा थोड़ा सा। इसका भार लगभग 1.5, याद रखेंगे। जीव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे छोटकी, तब पिट्यूटरी। आगे पढ़ेंगे कौन होती है, सबसे पिट्यूटरी। लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि कौन, यकृत। इसका वजन कितना होता है मेरे भाई, 1.5। और इसमें स्रावित पित्तरस पिताशय द्वारा होता है। देखिए इससे एक रस स्रावित होता है, उसका नाम क्या भाई, पित्तरस। ये कहां से स्रावित होती है। अब इसका काम क्या है, अमाशय से आए, देखिए अमाशय से अम्लीय कायम को क्षारीय बनाता है, अभी नहीं बताए। देखिए अमाशय में भोजन जो था उनको तो छोटी आंत ले नहीं रहा था,
कह रहा था भाई अम्लीय है, तोरा ला हमरे जगह ना है, तू क्षारीय बना के देगा तभी हम लेंगे। तो यकृत कहा तू चिंता मत करो, हमरे पास एक रस है, एक नाम है पित्त रस, वो पित्त रस में रख देंगे ना तो क्या बन जाएगा, तू क्षारीय हो जाएगा। तब भोजन को अम्लीय को क्या बना दिया, वो एक बाद वसा का विखंडन पायस्त्रीकरण करता है, यानी वसा जो होते हैं ना हम लोग जो खाते हैं वसा, उसका भी विखंडन वहां पर थोड़ा आंशिक रूप से हो जाता है। चलिए माने उसका तोड़ना, उसको तोड़ देता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे। दूसरा हमारा है अग्न्याशय। क्या है हमारे, अग्न्याशय। इसका भी कोई काम नहीं भाई, भोजन इसमें नहीं जाता है, याद रखेंगे। भोजन अमाशय से सीधे छोटी आंत में आता है, अग्न्याशय में नहीं जाता है। अग्न्याशय ठीक उसके ग्रहणी के नीचे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, अमाशय के ठीक नीचे जो अमाशय है ना, उधर गुहा, जैसे अभी हमने बताया ऐसे ऐसे, तो यकृत तो इसके बगल में रहता है, अग्न्याशय इसी के बगल में रहता है, ऐसे करके पीला रंग के वो ग्रंथि, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अग्न्याशय। कोई दिक्कत, इसमें अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है जिसे अग्न्याशय वाहिका कहते हैं। इसका क्या काम, तो अनेक एंजाइम आते हैं जिसका काम इस प्रकार है। देखिए अग्न्याशय में कई प्रकार के एंजाइम है जो भोजन जाता नहीं है, लेकिन वो एंजाइम किसको दिया है, भोजन में मिलाया है। इसलिए लाइपेज जो है स्टार्च को ग्लाइकोजेन में बदल देता है। इमाइलेज, लाइपेज इम्लीकृत वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। न्यूक्लियस एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देता है, ठीक है। समझिए फिर से, अमाशय से भोजन आ रहा था, तब पहले यकृत अपना रस दिया पित्त रस, उसको क्या बना दिया, क्षारीय। फिर आगे बढ़ा तो अग्न्याशय अपन 3 गो रस दिया। कौन कौन रस दिया, एगो दिया इमाइलेज, एगो दिया लाइपेज, एगो दिया न्यूक्लियस, ये 3 गो रस दिया है। भोजन अग्न्याशय में गया नहीं है, वो आ रहा था तो रास्ते में ऊपरे से छिट रहा था, छत पर से उसको तनका दे रहा था। इमाइलेज जो है ना, याद रखिएगा, स्टार्च को किस में बदलता है, ग्लाइकोजेन में। लाइपेज इम्लीकृत वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देता है। अब यहां से भोजन गया छोटी आंत में। कहा जाएगा भाई, छोटी आंत। छोटी आंत, ऐसे नाम तो बड़ा है छोटी छोटी छोटी, लेकिन है बड़ी वो बड़ी। पूरे शरीर में आहार नाल की जो सबसे लंबी अंग है तो वह हमारा क्या है, छोटी आंत है। याद रखेंगे, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, लेकिन नाम रख दिया किसी ने उसको छोटी आंत। बड़ा गजब बीमारी, जो बड़का लंबा है उसको कह दिया छोटका। इसकी लंबाई कितनी, तो 6 मीटर लगभग, और चौड़ाई कितनी, 2.5 मीटर। गलती हो गया, जब मिटावेगा थोड़ी, सीएम होता है, मीटर नहीं होता है, ठीक है, गलती हो गया यहाँ पर। ये लंबाई कितना, 6 मीटर, और चौड़ाई कितना, 2.5 सीएम। मीटर नहीं होगा, मीटर का मतलब होता बहुत, तो चौड़ाई तो इतने मोट के होता था, हमारा पेट होता है इतने मोट के भाई, नहीं होता तो गड़बड़ा जाता। सीएम है, याद रखेंगे कितना है भाई, सीएम। कोई दिक्कत, चलिए अब यहां समझते हैं। ये कुंडलित संरचना बुआ जी, ध्यान रखिएगा, कैसी संरचना है, कुंडलित। अब पाचन की क्रिया अंतिम रूप यहीं पर लेती है न, पूरा पच उच के खत्म, कहानी यहीं हो जाएगा। अब समझते हैं, देखिए छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। इसके 3 भाग हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। इसके कितने भाग, 3। छोटी आंत के कितने भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत के कितने भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। अब देखिए, अब इसका क्या क्या काम है, सो देखिए। तो इसमें एक एंजाइम निकलता है, उसका नाम है सुक्रोज। क्या नाम है, तो सुक्रोज जो है ना, उसको ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में बदल देता है, यानी ग्लूकोज का पूरा पूरा पाचन हो गया। यानी आप जो खाए, ग्लूकोज जो आप खाए, यानी चावल, रोटी, दाल जो भी खाए, वो ग्लूकोज खाए, तो उसको किस में बदल दिया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में पूरा करके क्या कर दिया, बदल दिया। कौन, ये सुक्रोज। लैक्टोज जो है, दूध में जो शर्करा है उसको भी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में क्या कर दिया, बदल दिया। फिर आगे माल्टोज एंजाइम है, ये माल्टोज जो है ना, ग्लूकोज में को बदल दे, माल्टोज को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में। यानी सब को अंतिम में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज में क्या कर दिया, बदल दिया। कौन, छोटी आंत। अब बदल गया, जो पूरा पचा गया, तब पूरे कोशिका में जाने के बाद
अब वो आता है इलियम में। कहाँ आता है? छोटी आंत का जो इलियम है, इलियम में वो उंगली जैसी संरचना होती है, याद रखेगा। पूछेगा आपसे कि छोटी आंत में उंगली जैसी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। अब देखिए भोजन ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे ऐसे। इसमें इतना चेम्बर है, इतना घर है एकरे अंदर में कि सब से भोजन गया है, सब से। अब सब से होते होते गुजरा है। अब जैसे जैसे गुजरेगा पूरा उसके रस को न चूसते गया, यानी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन सब का इलियम में क्या हो गया? अब शोषण हो गया, पूरा रस रस होकर चूस लिए, बच गया एकदम सिट्ठी, है ना। सिट्ठी को भेज देते हैं हम लोग कहाँ? बड़ी आंत में। कहाँ भेज देते हैं? बड़ी आंत। चलिए बाजी, तो छोटी आंत से भोजन अब कहाँ चला गया? बड़ी आंत में। देखिए बड़ी आंत का ना कोनो काम नहीं रहता है, देखिए इसका कोई काम नहीं है, याद रखेंगे। अब जब छोटी आंत देखेंगे, छोटी आंत जैसे ऐसे ऐसे अंदर में है, तो बड़ी आंत उसके किनारे किनारे घूम रहा है, बड़ी आंत उसके किनारे किनारे घूम रहा है। बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ पर एक नली होती है जिसका नाम है सीकम, याद रखेंगे। पूछेगा आपसे कि बड़ी आंत छोटी आंत के जोड़ पर एक नली पर ना एक छिद्र होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? सीकम कहते हैं। इसकी एक भाग, ए लड़का, और बड़ी आंत के ना एक भाग पर एक अवशेषी अंग होता है, क्या नाम है? एपिडिक्स। इसका कोई काम नहीं है, इसका कोनो काम नहीं है, अवशेषी अंग है हमारे पेट में। अगर वो काम करने लगता, उसमें से रस निकलने लगता ना, तो हम लोग घास भूसा भी खा जाते, पच जाता है ना, जनेरा उनेरा अर्थवा का चिबा जाते, भूसा वो पच जाता। जानवर में वही काम करता है, हम लोगों में वही काम नहीं करता है। लेकिन वो एगो बीमारी का घर है, ज्यादा समय तक सहिएगा ना तो अपेंडिक्स की बीमारी हो जाती है, अपेंडिक्स की बीमारी हो जाती है। अगर ज्यादा हो गया, वो फट गया, तो प्राण भी जा सकता है, ठीक है। तो खास करके महिलाओं में ज्यादा होती है। एक मेन कारण है उपवास, क्योंकि आप ज्यादा सहेंगे ना तो अम्ल जो है ना ज्यादा स्रावित होगा। अम्ल स्रावित होगा तो ना वो अम्ल के कारण ना वो धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ने लगता है। अब बढ़ते बढ़ते वो जब बड़ा हो जाता है तो पेट में दर्द आएगी। अगर आप सामान्यतः तो उसका इलाज नहीं करवाए, बार बार सुई ले लिए या मान लीजिए ऐसे दवा खा करके उसको बर्दाश्त करते जा रहा है, नहीं करते जा रहा है, और वो धीरे धीरे अपना स्पीड रूप लेते जा रहा है, पूरा फूल फाल के बराबर हो गया है कि नहीं, और वो अंतिम में फट गया, तो फट गया तो प्राण भी जा सकता है कि नहीं। तो इसीलिए उसको ऑपरेशन करके लोग काट देता है, समझे। लेकिन सामान्य रूप से हमारा शरीर में जो बड़ी आंत का एक भाग है अपेंडिक्स, उसका कोनो काम नहीं। ऐसे मनुष्य के शरीर में 100 अवशेषी अंग होता है, याद रखेंगे। हमारे बॉडी में 100 ऐसे अंग है जिसका कोई काम नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल समझिए एपेंडिक्स हमारे पेट में। इसके बाद ये बड़ी आंत जो है उससे भोजन धीरे धीरे आकर के कहाँ चला जाता है? गुद्दा में, यानी मल द्वार में। अब मल द्वार से हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन उसमें जो अपचा भोजन, छोटी आंत जिसको नहीं पचा पाया, तो वो धीरे धीरे कहाँ आ जाता है? वो रेक्टम में आ जाता है। देखिए छोटी आंत रखता नहीं है, सबको भेज देता है किसको? बड़ी आंत को। तब बड़ी आंत में जो पच गया, बिल्कुल मैली हो गया, तो उसको भेज देता है मल द्वार में कि मल द्वार द्वारा तुम शरीर से बाहर निकल जाना। लेकिन जो अपचा रह गया उसको भेज दिया कहाँ? रेक्टम में। रेक्टम में जमा रहता है, लेकिन वो पचता तो है नहीं, क्योंकि बड़ी आंत में तो कोनो एंजाइम है नहीं, तो पचेगा नहीं। लेकिन वो धीरे धीरे अपने शरीर से उसको भी निकालते रहता है, निकालते रहता है। जब मल निकलेगा तो ये रेक्टम तनका तनका उसको कहता है ये अपचल का बेकार है, लेते जाओ लेते जाओ, है ना, निकाल देगा, कोई दिक्कत। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक कुल पाचन की क्रिया। एक नजर सुनेंगे, पाचन की क्रिया शुरू कहां से होती है? तो मुख से। खत्म कहां होती है? तो छोटी आंत में। पूछेगा आपसे पूर्ण कहां होती है? छोटी आंत है। बड़ी आंत का कोई काम नहीं, बड़ी आंत का काम समझिए तो मल को निकालने वाला काम है केवल। अब छोटी आंत का क्या काम है? पचाना। शुरू कहां से हुआ? मुख। मुख गुहा में काम देखिए, सुनिएगा, भोजन को फिजिकल या रासायनिक दोनों काम। दांत से उसको कुचते हैं पहले अच्छा से, और जीभ से उसको मिलाते हैं, हौरते हैं, स्वाद लेते हैं और अंदर निकालते हैं। ग्रास नली का काम है उसको नीचे ले जाना। लेकिन लार ग्रंथि में से रस निकलता है, वो लार रस जिसको भोजन को पचाने में मदद करता है, जो शर्करा को पचाता है। अब नीचे गया ग्रास नली, अमाशय में। अमाशय से वहां पर 3 प्रकार के रस, हाइड्रोक्लोरिक, पेप्सिन, रेनिन, है ना। जहां पर पेप्सिन प्रोटीन का, रेनिन दूध के केसिन का,
और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु विषाणु को मारने का काम किया। भोजन हो गया अम्लीय। अब यहाँ से गया, आगे बढ़ रहा था तो छोटी आंत कहा कि हम नहीं लेंगे, तो यकृत कहा कि हम अपना जो है दे देते हैं तोरा कौन पितरस। इधर से अग्न्याशय कहा कि हम अपना देते हैं लाइपेज इमाइलेज सब दे देते हैं, तो तोड़ हो जाएगा भोजन क्षारीय। तब भोजन हो गया क्षारीय। अब वो गया कहाँ, छोटी आंत में। छोटी आंत की दीवार से फिर रस निकला, तो भोजन को पूरा क्या बना दिया, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, है ना, पूरा बदल दिया। अब यहाँ से बचा हुआ भोजन गया कहाँ, इलियम में। इलियम में पूरा उसका अवशोषण हो गया, पूरा रस हम चूस लिए। जब पूरा रस सिट्ठी बच गया तो दे दिए किसको, बड़ी आंत को, कि तुम अब ले लो। बड़ी आंत को दे दिए, तब बड़ी आंत क्या किया, उसको दो भाग कर दिया। जो पच्चल था उसको भेज दिया मल द्वार में, है ना, मलाशय उसको कहते हैं, मलाशय में भेज दिया, ठीक है। और जो अपचा था उसको रेक्टम में जमा कर दिया, रेक्टम में जमा कर दिया। एगो को मलाशय में जमा कर दिया। और जब मलाशय भर गया तब मल के द्वारा उसको भी बाहर निकाल दिया। ये जो अपचा था उसको भी धीरे धीरे उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। हमारी पूरी पाचन की क्रिया संपन्न। तो बधाई हो, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रहेगा। कल हम इसके अति लघुत्तरीय, फिर लघुत्तरीय, फिर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन के साथ आएंगे। अगर हमारे पढ़ाने के तरीके बेस्ट लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, इष्ट मित्रों को शेयर करिए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का आनंद लेते रहिए। हाँ, परीक्षा की तैयारी भी करते रहिएगा, इन्हें आनंद के फिर में छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।